गुज़िश्ता शब इमरान खान के साथ ज़मान पार्क में अकील करीम डैडी की क्या बातचीत हुई और किन उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, और इसके अलावा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कितनी मुतहरिक हो गई है इमरान खान को यहाँ से निकालने के लिए, और क्या सऊदी जो एक वजीर आए हुए हैं क्या वो इमरान खान को लेने के लिए आए हुए हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की गिरफ्तारी हर सूरत में चाहती है या वो गिरफ्तारी आज रात हो सकती है, और जो जो लोग गिरफ्तार होकर रिहा हुए उनका हशर क्या हुआ, अली जैदी को जहां भेजा जा रहा है वहां अली जैदी के साथ क्या हशर होगा, और जहां शमीम नकवी को भेजा जा रहा है उनके साथ भी क्या होने वाला है। तो नाज़रीन, बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपसे हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अकील करीम डैडी, जिस तरह इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने कहा कि एक ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अकील करीम डैडी अस्करी कुव्वतों की तरफ से पैगाम लेकर गए थे इमरान खान के पास कि वो पाकिस्तान से चले जाएं, लेकिन हकीकतें कुछ इसके बरअक्स निकली हैं, क्योंकि ये जो मिडिल मैन का किरदार अदा कर रहे थे वो अकील करीम डैडी नहीं है। तो अकील करीम डैडी नहीं है तो फिर कौन है, इस पर भी हम ज़रा तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अकील करीम डैडी साहब क्यों इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क पहुंचे थे। नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि अकील करीम डैडी एक उम्मीद और एक तवक्को लेकर गए थे, और शायद उनको एक जो है वो एक यूं समझ लें कि देखें, कोई भी कारोबारी आदमी जो होता है ना, वो अपने मुनाफे के अलावा, और ख़ास तौर पे कारोबारी आदमी भी वो जो स्टॉक का बादशाह तस्वुर किया जाता हो और वो देख रहा हो कि मुसलसल डॉलर का उतार चढ़ाव उसको अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो यकीनन मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की कोशिशें करते हैं। बेसिकली अकील करीम डैडी इमरान खान से जो मिले वो उनको कायल करने आए थे कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, और ऐसा ही इशारा आज इमरान खान ने अपनी स्पीच में भी दिया, यानी जिसमें उन्होंने कहा कि शायद ये इसकी आखिरी स्पीच हो, या फिर उससे पहले कहा कि शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो कि पुलिस आ रही है मुझे गिरफ्तार करने वगैरह वगैरह। ये जो अक्सर इनकी ड्रामेबाजियां चलती रहती हैं। तो बहरहाल अकील करीम डैडी जो है वो उनसे मिले, लेकिन दूसरी तरफ से उनको साफ इनकार कर दिया गया। यानी यूं समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट से अकील करीम डैडी की जो मामलात हैं उनसे साफ इनकार कर दिया गया कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हम बात नहीं करेंगे। अब हुकूमत अगर अपनी सतह पर कोई बात करना चाहती है तो वो टोटली अनकंडीशनल होंगी, लेकिन उसके लिए इमरान खान को पहले सरेआम बिल्कुल मीडिया के सामने आके और उनको माफी मांगनी होगी। उसके बाद केसेस पर बात नहीं होगी, केसेस जो हैं वो जो के तू चलेंगे। तो आगे की सोचें कि आगे क्या करना है। तो बहरहाल इमरान खान यूं समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में या पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो चुके। आपको याद है ना, काफ़ी बल्कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि इमरान खान के नाम पर रेड पेन से क्रॉस लगा दिया गया है और पीटीआई पर भी क्रॉस लगा लिया गया है। तो इसलिए जो है वो अपना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बजरिया बहुत बड़े टाइकून जो बहुत मतलब उन 60 अरब रुपए के बेनिफिशरी थे, यानी मलिक रियाज साहब की मार्फत, यानी मलिक रियाज उनके लोकल हैंडलर हैं, और उधर जो उस तरफ जो बरतानिया की जो लोकल हैंडलर हैं वो हैं इमरान खान की साबिका अहलिया और उनके 2 बेटों की जो अम्मा, और जो उनकी एक नाजायज बेटी हैं उनकी सौतेली अम्मा जमायमा खान साहिबा, जो आज भी जमायमा स्मिथ कहलवाती हैं। शायद मैंने तो अक्सर ज़्यादातर उन्हें कभी कभी जमायमा खान देखता हूँ, कभी कभी जमायमा स्मिथ देखता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने अपने तौर पर कोशिशें बहुत तेज कर ली हैं, लेकिन इमरान खान इस वक्त तक
पाकिस्तान छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं हो रहे। इमरान खान अब भी समझते हैं कि कोई उम्मीद है। इमरान खान अब भी समझते हैं कि वो शायद ये जंग जीत लेंगे। इमरान खान अब भी समझते हैं कि जिन पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, यानी टीटीपी और मतलब वो और पीटीआई के कारकुनान आपस में मिलजुल कर एक ऐसी लड़ाई लड़ सकते हैं जिसमें इमरान खान की जीत होगी और एस्टेब्लिशमेंट को हारना पड़ेगा। या फिर उन्हें एक तवक्को है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से कि शायद उनको वहां से कोई रिलीफ मिल जाएगा। और आपको ये याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने 15 मई को धरना दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये धरना गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुतवक्का था, लेकिन फिर उस धरने के दौरान ही मौलाना और मरियम नवाज वजीर आजम हाउस चले गए और वहां पर उनसे बातचीत हुई और बातचीत के बाद वो वापस आए। तो बहरहाल उन्होंने वही पॉलिटिक्स की, यानी अवाम को वही मामू बनाया जो अक्सर सियासतदान बनाया करते हैं। और उसके बाद फिर धरना एक जलसे में तब्दील हुआ और फिर जलसा अपने टाइम पर खत्म हो गया। अब इस बीच में क्या हुआ? चीफ जस्टिस ने या चीफ जस्टिस से जो भी इनके पसे पर्दा मुज़ाकरात चले या जो भी मामलात हुए उस तनाजुर में क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ होगा? वो जो कुछ हुआ था वो उसी दिन आपने देखा होगा कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे और जस्टिस एजाजुल हसन दोनों खामोश थे। उन्होंने कोई क्रॉस टॉक नहीं की, उन्होंने कोई जो है वो अपना जो रिमार्क्स हैं वो नहीं दिए। सिर्फ जस्टिस उमरता बंदियाली बोल रहे थे और बोल भी रहे थे कि मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात अच्छा अमल होता है। और हुकूमत दूसरी तरफ हुकूमत ने जो बायकाट का ऐलान किया था वो भी उन्होंने नहीं किया। अटॉर्नी जनरल कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया भी नहीं कि हम कोई बायकाट पर हैं, हमने बायकाट का फैसला किया है। तो बहरहाल बीच में खिचड़ी पकी, इसलिए जो है वो 10 दिन की डेट दे दी गई और उसके बाद फिर क्या होना है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो बहरहाल इमरान खान को अब भी एक उम्मीद है कि अब जब नेक्स्ट हेयरिंग होगी तो उस पर वजीर आजम या फिर काबीना ना अहल हो जाएगी, हुकूमत को बंदियाल साहब जो है वो गिरा देंगे और हुकूमत इनकी ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे। और मतलब 2/3 तो बहुत दूर की बात है, यानी जितनी भी निशस्तें कौमी असेंबली की पूरे मुल्क में हैं वो सारी की सारी मैंने जीतनी है और कोई नहीं जीतेगा चाहे कोई भी हो। तो भाई वो दिन कहते हैं ना, वो दिन हवा हुए जब बबन मियाँ फाख्ताएं उड़ाया करते थे। तो इमरान खान साहब वो दिन हवा हुए। इस वक्त अभी 9 मई के बाद अगर टीटीपी आपके लोगों का साथ न देती तो पीटीआई वालों का क्या हशर होना था वो हमें भी समझ में आता है। 2 तरह से हमें समझ में आता है। आपको 2 तरह की सपोर्ट मिली और ये सपोर्ट बड़ी भयानक है। एक सपोर्ट थी टीटीपी की और एक सपोर्ट थी आपको पाकिस्तान आर्मी के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी। उनमें फौजी अफसरान भी थे, उनमें रिटायर्ड फौजी अफसरान भी थे और उनमें रिटायर्ड फौजी जो जवान और जिस तरह के होते हैं वो भी थे। तो ये सारी खिचड़ी यूं पकी हुई थी और फिर सब कुछ हो रहा था, यानी इन फौजियों के बच्चे भी थे और इनके बीवियां भी थीं, इनकी बेटियां भी थीं, इनके बेटे भी थे। कोई ये खेल ऐसे नहीं हुआ। पीटीआई का कारकुन कभी इस तरह नहीं करता जिस तरह हुआ। पीटीआई का कारकुन ने पिछली बार प्रोटेस्ट किया था, आपको याद होगा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे पे जाके आग लगाई थी। पीटीआई वालों ने, सॉरी पहले अगर टीटीपी बोला है तो माजरत के साथ, तो इससे पहले पीटीआई वालों ने, आपको याद होगा कि सिंध हाउस के दरवाजे तोड़े थे और उसमें दाखिल हुए थे। पीटीआई एहतियाज करती तो पंजाब असेंबली करती, वजीर आला हाउस करती, लेकिन जैसा कि इनके पीछे जो मैंने एलिमेंट्स आपको बताए वो ये थे कि एक्स सर्विसमैन थे, टीटीपी थी, एक्स सर्विसमैन और जो है वो सर्विंग जो अपना जो फौजी ऑफिसर्स या जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स हैं
ان کی ازواج، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے تھے۔ یہ اگر دو ایلیمنٹ عمران خان کے ساتھ نہ ہوتے تو یقیناً جو سانحہ پیش آیا 9 مئی سے لے کر 11 مئی تک، جس طرح تماشا ہوا، جس طرح پاکستان کے وقار کو دنیا میں مجروح کیا گیا، اس طرح نہ ہوتا۔ تو بہرحال اس وقت جمامہ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان مان جائیں اور عمران خان کو ہم لے آئیں، اور ملک ریاض کا طیارہ جس کی بات چل رہی ہے وہ ملک ریاض کا طیارہ ہے۔ جو سعودی عرب والے آئے ہیں لینے کے لیے، وہ سعودی عرب والے عمران کو لینے نہیں آئے ہیں، وہ ان کے معاملات کچھ اور ہیں۔ ہاں البتہ جو صدر مملکت سے ملاقات ہوئی ہے ایک سعودی وزیر کی یا سعودی ایمبیسیڈر کی، شاید تصویر آپ کے اس پر میں نے اس وقت میرے سامنے کچھ نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، تو یہ وداؤٹ پروٹوکول اور وداؤٹ جو ہے وہ انفارمیشن اپنا انفارم کیے ہوئے، یعنی منسٹری آف فارن افیئرس کو انفارم کیے، یہ ایک ملاقات ہوئی ہے جو غلط ہے۔ تو بہرحال جو ہوا سو ہوا، لیکن اس وقت زمان پارک کے گرد دہشت کا ماحول ہے، ہر طرف خوف کا ماحول ہے، جو ہے وہ ایک بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دہشت گرد ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے فوجیوں اپنا کور کمانڈرز کی وردیاں جلائیں، پہنی، پھینکی، ٹوپیاں اور یہ وہ، لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر اس وقت جو اسلحہ موجود تھا، اس جلاؤ گھراؤ کے دوران وہ اسلحہ کہاں گیا؟ وہ لے گئے، وہیں جل گیا، کیا ہوا؟ اگر جلتا تو ظاہر ہے کہ ایمونیشن جب جلتا ہے تو دھماکے ہوتے ہیں، پٹاخے ہوتے ہیں، گولیاں پھٹتی ہیں، تو وہ اسلحہ کہاں چلا گیا تھا؟ تو یہ بھی اپنی جگہ پر ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو عمران خان زمان پارک ہے وہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے ایک دہشت کا ماحول وہاں پھیلا ہوا ہے۔ میڈیا کو بھی وہاں پر مدعو کیا جا چکا ہے، میڈیا کو بھی وہاں وزٹ کروایا جا رہا ہے کہ دیکھ لیں ہمارے پاس کون سے دہشت گرد ہیں اور کہاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چیز اہم ہے وہ بھی اپنے آپ میں حیران کن ہے کہ جن کی گرفتاری آزادی، جن کو کورٹیں آزاد کر رہی ہیں، ان کو رہا کرنے کے بعد پھر سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے علاوہ علی زیدی نے شاید کوئی ان کو انڈرٹیکنگ دی تھی وربل، اور اس کے بعد ان کی نظر بندی ختم کر کے ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اس کو بھی جب انہوں نے کہا کہ مجھے بھلے گولی مار دو، میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا، تو ان کو پکڑ کے جیکب آباد بھیج دیا گیا ہے۔ جیکب آباد وہاں کی گرمی اتنی ہوتی ہے کہ اگر روڈ پہ انڈا ہاتھ سے نکل کر روڈ پہ ٹوٹ جائے تو تھوڑی دیر میں بھائی وہ پک جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سکھر بھیجا جا رہا ہے شمیم نقوی صاحب کو، جو پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں۔ تو جیکب آباد کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سکھر کی جو گرمی ہے اللہ معاف کرے، وہ اس لیے کہ سکھر، خیرپور اور یہ جو ایریا ہے نا سارا، یہ اس لیے یہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے کہ یہ جو اس وقت جو سیزن شروع ہو گیا ہے، یہاں پر کھجوروں کے پکنے کا بھی سیزن آنے جا رہا ہے۔ ابھی وہاں گرمی اپنے پیک کی طرف بڑھ رہی ہے، اور شاید آنے والے کچھ دنوں میں وہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ 45 کو کراس کر جائے۔ جیکب آباد کا تو اس وقت درجہ حرارت 41 چل رہا ہے۔ تو بہرحال جو سچویشن وہاں پر کریٹ ہونے جا رہی ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بدترین عدم استحکام کا شکار ہے۔ پاکستان انٹرنیشنلی ایک بار پھر آئسولیشن میں جا رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر ایک ایسے ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ جس کو سنبھالنا آگے چل کے شاید ہی بہت مشکل ہو جائے۔ تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی فیصلہ لینے میں شاید تو یا تو ان میں اتنی قوت نہیں ہے یا قوت ارادی نہیں ہے، یا پھر سپریم کورٹ یا پھر عدلیہ ان کے جتنے بھی پلانس ہوتے ہیں ان کو بار بار ناکام بنا دیتی ہیں۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو چاہیے کہ کم سے کم پہلے وہ اپنا جو جوڈیشری ہے اس کو بھی اے پولیٹیکل کر دیں، اس کو بھی اے پولیٹیکل کریں تاکہ پتہ چلے، تاکہ سمجھ تو آئے کہ کھیل کہاں پر خراب ہے۔
हुकूमत वालों को रोज जो है वो रिलीफ मिल जाता है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे मलिक रियाज की, सॉरी मैं सब्जेक्ट हट गया था। मलिक रियाज इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोकल हैंडलर हैं, यानी ज़ाहिर है कि उधर जमायमा है, जमायमा के पीछे ज़ाहिर है कि इल्यूमिनाती है यानी फ्रीमेसनरी, और ये सारा खेल यूं खेला जा रहा है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को निकालो, बचा लो, और अगर इमरान खान यहाँ से ना निकला तो फिर इसको उम्र कैद की सजा या सजाए मौत भी हो सकती है। तो इसलिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और बरतानवी हुकूमत इस हवाले से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के हवाले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात की है, लेकिन इमरान खान के, वो भी इमरान खान के हवाले से। तो ये वो दबाव है जो दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं कि इमरान खान हमारे हवाले करो। तो भाई दे दो ना गारंटी, दे दो गारंटी। आप ही का बच्चा है, आप ही का नाजायज बच्चा है, ले जाओ इसको, हमारी जान छोड़ो, ताकि इस मुल्क के अवाम सुख का सांस लें, यहां रोजगार हो सके, यहां लोगों को रोटी मिल सके, लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो जो करना है करो भाई, जल्दी करो, अगर नहीं तो इसको बांध के इसको बीवी समेत मलिक रियाज के तैयारे में फेंको और इसको पहुंचाओ लंदन, ताकि जमायमा को भी सुकून मिले और इमरान खान भी सुकून से हो, और फिर वहां इसके मुंह को सी दो, क्योंकि इसकी जबान से जब भी निकलते हैं गंदे अल्फाज ही निकलते हैं, वो अल्फाज निकलते हैं जिससे इंतशार पैदा होता है। तो बहरहाल सूरत हाल अच्छी नहीं है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे सब बेहतर हो, सब ठीक हो। और मैं क्या कह सकता हूँ कि क्या होने जा रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर पल सूरत हाल बदल रही है और हर पल नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, हर पल लोग पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं, और हर पल बहुत कुछ हो रहा है, और बड़े लीडर खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। बहरहाल ये खामोशी बड़े तूफान का पेश कीमा है। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।